चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट का फरमाइश था कि मैं कैलकुलस पढ़ाऊं। बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया कि सर आप क्लास 12 का कैलकुलस पढ़ाइए, क्योंकि हम लोग को कैलकुलस समझ में नहीं आ रही है। तो मैं सोचा कि क्यों नहीं मैं अपने स्टूडेंट्स को बात मानूं, क्योंकि वो जो है कैलकुलस से पीड़ित हो गए, कैलकुलस से वो बीमार हो गए, तो मैं हूं उसका डॉक्टर यार, इलाज कर दूंगा। तो कहा जाता है कि आज मैंने तुम लोगों को कैलकुलस पढ़ाऊंगा, कि आज मैंने तुम लोगों को कैलकुलस पढ़ाऊंगा। सारे फॉर्मूला को सीधे में कराऊंगा, सारे फॉर्मूला को सीधे में कराऊंगा। तुम इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि मैं पढ़ाता कम समझाता बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं पढ़ाता कम समझाता बहुत ज़्यादा। तो बेटा लाइक कर। चलो आज हम लोग हेडिंग मार देते हैं कैलकुलस को। समझिए, ये मजेदार चैप्टर है ना आपका कैलकुलस। देखो, अगर आप रेगुलर मेरे इस वीडियो को करते हो तो आपके लिए कैलकुलस होगा। जहां आप वीडियो स्किप किए आपके लिए कैलकुलस बन जाएगा, नहीं समझ में आने वाला है कैलकुलस। इसलिए कैलकुलस को पकड़ना है तो आप मेरी वीडियो को कंटिन्यू विदाउट स्किप देखो। स्किप कर दो कि नहीं समझ में आएगा। कैलकुलस जिसे आप कलन शास्त्र कहते हैं, ये जानते हैं 44 मार्क्स का होता है। ये 44 नंबर का कैलकुलस है। सोचो जरा, अगर डबल वाला सिस्टम रहा, अगर डबल वाला सिस्टम रहा तो ये तो आपको 88 मार्क्स का पूछ देगा ना। तो जिसके पास अगर कैलकुलस का नॉलेज होगा तो वो कैलकुलस से ही अच्छा मार्क्स प्राप्त कर लेगा। कर लेगा कि नहीं कर लेगा? हाँ। तो बेटा कैलकुलस को समझना, अगर मैं आपको बात करूं तो यह कैलकुलस जो होती है, कैलकुलस होता क्या है, मैं पूरी बात को डिटेल में, क्योंकि मेरे ही एक ऐसा चैनल है जहां पे WH क्वेश्चन को बताया जाएगा। WH से क्वेश्चन कर दो तुम, क्यों हुआ सर, क्या हुआ सर, कैसे हुआ सर, कब हुआ सर, ये सारा प्रश्न का जवाब मैं दूंगा तुझे। आइए, ये जो कैलकुलस जो पार्ट होता है ये दो पार्ट में बढ़ता है बेटा। एक बढ़ जाता है आपका डीसी और एक बढ़ जाता है आपका आईसी। इससे भी 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है भैया, इससे भी 22 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। टोटल आपका 44 मार्क्स का हुआ या नहीं हुआ बोलो। डबल वाला सिस्टम रहा 88 हो जाएगा, डबल वाला सिस्टम रहा 88 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन अभी तो 44 है ना, डबल वाला नहीं है तो। अच्छा जरा समझ, अभी आप बताओ कि सर ये डीसी क्या होता है, आईसी क्या होता है, क्योंकि डीसी और आईसी में ही दोनों पार्ट बढ़ता है। और चूंकि आपका जो बुक है 2 वॉल्यूम में बटा हुआ है, आपका जो बुक है बेटा 2 वॉल्यूम में बटा हुआ है, वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। और चूंकि वॉल्यूम 1 में आपको डीसी का अध्ययन करना है और वॉल्यूम 2 में आपको आईसी का अध्ययन करना है। क्लियर है? वॉल्यूम 2 जो है उसमें आपको डीसी पढ़ाया जाएगा, वॉल्यूम 1 में, और 2 में आपको डीसी नहीं आईसी पढ़ाया जाएगा। ये बातों को समझा जाए, पूरी बातों को समझा जाए। सिर्फ रट्टा मार देने से आपका कैलकुलस आपके साथ नहीं हो जाएगा। बातों को समझा जाए। ये जो डीसी है, एक्चुअली में डीसी होता क्या है आइएगा बताते हैं। डीसी जिसको आप पूरा नाम कहते हैं डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डीसी का पूरा नाम होता है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, याद रखिएगा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। अब ये जो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है इसको एक और नाम से आप जानते हैं जिसका नाम है डेरिवेटिव। इसके एक और नाम से आप जानते हैं। तो बेटा डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, दिस इज फुल फॉर्म ऑफ डीसी। डीसी का पूरा नाम है, अरे डीसी का पूरा नाम बोलो, अरे बोल 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 भाऊ बोल, डीसी का पूरा नाम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। आप इसे डेरिवेटिव कर सकते हैं, कर सकते हैं डेरिवेटिव, आराम से कर सकते हैं। तो बेटा
इजो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, जब आप सीख जाओगे उसके बाद आप आईसी को सीख पाओगे, बिकॉज आईसी इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डीसी। ये जो आईसी है डीसी का जस्ट ऑपोजिट है, जस्ट ऑपोजिट है। मैं ऐसे चलने के लिए सिखा रहा हूं, उसके बाद मैं ऐसे चलने के लिए सिखाऊंगा। जब आप ऐसे चलने के लिए सीख जाओगे इसका मतलब आप डीसी सीख जाओगे, आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट सीख जाओगे। उसके बाद बेटा बोलूंगा चलो बेटा वापस चलो वापस चलो, तो आप ऐसे सीख जाओगे। आई मीन दोनों खेला है यहाँ पे, आगे भी चलना है पीछे भी चलना है, ये दोनों काम करेंगे। तो जरा बताओ कि डीसी में आप करते क्या हो? डीसी पढ़ो चाहे आप आईसी पढ़ोगे फंक्शन के बारे में। डीसी पढ़ो चाहे पढ़ो आईसी, आप किसके बारे में अध्ययन करोगे? फंक्शन के बारे में। अब फंक्शन के बारे में अध्ययन करोगे। डीसी एक ऐसा पाठ है जिसमें आप फंक्शन को छोटा करोगे। डीसी एक ऐसा पाठ है जिसमें आप फंक्शन को छोटा करोगे, और आईसी एक ऐसा पाठ है जिसमें फंक्शन को आप बड़ा कर दोगे। तो बेटा फंक्शन को छोटा करना है डीसी, फंक्शन को बड़ा करना है आईसी। अभी क्या है, जो स्टूडेंट्स को ये लगता है कि कैलकुलस घोर के कोई टीचर पिला दे, पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जो स्टूडेंट्स को सपना है कि मैं आर्मी बनूं, मैं सोल्जर बनूं, मैं सैनिक बनूं, तो वो सोल्जर को डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज नहीं दिया जाता है। उसे सबसे पहले विपन से आई मीन हथियार से परिचय कराया जाता है कि बेटा इस हथियार, ये देखो ये जो आपका हथियार है इससे ये काम होता है। ये जहाँ पे बुलेट डालेंगे, यहाँ पे आपका ट्रिगर है, इस तरीका से दाबना है, निशाना कैसे लगाना है, सारी चीज को बताया जाता है। बिना बताए आपको डायरेक्ट बॉर्डर पर भेज देगा। ससुरा ट्रिगर कौन है पता नहीं है, कहाँ पर बुलेट डालेंगे पता नहीं है, बुलेट डालना है यहाँ पर डाल देगा मुंह में, ससुरा तो ही ब्लास्ट हो जाएगा। तो जरा सबको देख करके चलो। उसी प्रकार से मैं इस कैलकुलस को पढ़ाने से पहले आपको हथियार पढ़ाऊंगा, हथियार का ज्ञान दूंगा। अगर आप हथियार का ज्ञान ले लेते हैं उसके बाद मैं ये बॉर्डर पर भेज दूंगा। तो सबसे पहले आप हथियार के बारे में पढ़ो, और वह हथियार है आपका फंक्शन। इस फंक्शन को आप परिचय कर लो, क्योंकि जब आपके पास फंक्शन रहेगा तब इसी फंक्शन के कॉन्सेप्ट के सहारे इस जितने भी आपका डीसी में जितने भी कैलकुलस में शत्रु मिलने वाले हैं, जितने भी कैलकुलस में दुश्मन मिलने वाले हैं, उसको आराम से कम कर लोगे। तो सबसे पहले आपको फंक्शन पढ़ाएंगे, फंक्शन पढ़ाएंगे। 1 से 2 वीडियो फंक्शन का होगा। उसके बाद आपका फंक्शन के बाद आपको लिमिट पढ़ाया जाएगा, फंक्शन के बाद आपको लिमिट पढ़ाया जाएगा, फंक्शन के बाद आपको लिमिट पढ़ाया जाएगा। लिमिट जो तो आप जानते हैं 2 टाइप्स का जो लिमिट होता है, LHS RHS, ये दोनों का नॉलेज आपको दिया जाएगा। लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। ये लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होता है, कब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, कब राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट करते हैं, इसकी जानकारी आपको दिया जाएगा। जब बेटा इस लिमिट का ज्ञान आपको नहीं रहेगा तो क्या आप डीसी को समझ पाएंगे? नहीं, क्योंकि डीसी का जो पहला चैप्टर है बेटा वह है कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में आपको LHS निकालना है, RHS निकालना है या नहीं निकालना है। अगर जो विद्यार्थी पढ़ा होगा वो समझ रहा होगा, क्योंकि वहां पर LHS और RHS कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर आपको LHS नहीं निकालने आता है, RHS निकालने बेटे डीसी पढ़ रहे हैं ससुरा, कुछ नहीं तो पढ़ रहा है, ऐसे रट्टा मार रहा है, फेल हो जाओगे, क्लियर नहीं हो पाएगा कॉन्सेप्ट आपको। तो बात को टाइम वेस्ट न करते हुए मैं आपको ले चलता हूं सबसे पहले फंक्शन की ओर। ये आपका था इंट्रोडक्शन, मैं आपको ले जा रहा हूं फंक्शन की ओर। जल्दी स्क्रीनशॉट मारना है, मार ले, इंपॉर्टेंट बात है। चलिए तो बेटा आज हम लोग फंक्शन को समझेंगे, फर्स्ट टाइम समझेंगे कि फंक्शन क्या होती है। ये जो ये पे शोभा नहीं मिलता, चलो ऐसे ऐसा ही रहेगा, ये फंक्शन है। आज हम लोग सबसे पहले फंक्शंस को स्टडी करते हैं कि ससुरा फंक्शन होता क्या है, क्योंकि बिना फंक्शंस आप कैलकुलस को नहीं समझ सकते।
फंक्शन के बिना आप कैलकुलस को नहीं समझ सकते। सो फंक्शन को आपको बताना होगा। अगर जो टीचर बिना फंक्शन को पढ़ाए कैलकुलस स्टार्ट कर देता वो ओकरा से मूर्ख कोई नहीं रे बाबा, कोई नहीं है मूर्ख रे। अधिकतर टीचर करता क्या है कि आपको बता दूं कि फंक्शन को बिना पढ़ाए इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट कर देता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और यहाँ पर बच्चा मजा से पढ़ता भी है कि सर मजा आ रहा है। अरे क्या मजा आ रहा है बताओ, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। यहाँ पर आपको प्रश्न करना चाहिए टीचर से कि सर व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन क्या होता है सर। तब वो ना स्टूडेंट्स का मतलब ये होता है प्रश्न करना। जो प्रश्न करता है वही तो स्टूडेंट होता है, जो उस प्रश्न को बताता है वो गुरु होता है। तो आप लोग प्रश्न करते हो क्या, तो आप लोग स्टूडेंट है नहीं है। जब आप प्रश्न नहीं करते तो आप स्टूडेंट है ही नहीं, क्योंकि प्रश्न करने वालों को स्टूडेंट कहा गया है और प्रश्न का जो आंसर दे वही टीचर है। तो आप तो पीछे बैठे रहेंगे मौन व्रत में, ससुरा पढ़ा रहा है क्या है। चल तुम लोग फंक्शन को स्टडी कर दिया रखना। बाबूरे फंक्शंस क्या होती है उस बातों को आप देखेंगे। ये जो तो द फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। या बोलिए ये जो फंक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट है। इस फंक्शंस को याद रखना, इस फंक्शंस को मैप के नाम से भी जानते हैं और इस फंक्शंस को मैपिंग के नाम से भी जानते हैं। दिमाग में डाल लो कि फंक्शंस को मैप भी कहेंगे और फंक्शंस को मैपिंग भी कहेंगे, और मैप का मतलब नक्शा, समझते हैं जी। तो जब भी हम किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ बताएंगे, किसी भी फंक्शन का जब ग्राफ बताएंगे तो वो ग्राफ एकदम नक्शा की तरह हो जाएगा। नक्शा है। तो फंक्शन को आप मैप भी कर सकते हैं और फंक्शन को आप मैपिंग भी कर सकते हैं। याद रखिए, दिमाग में डाल लीजिए, दिमाग में आप डाल लो बेटा। कहता है समझना कि द वर्ड फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड whose meaning of operation समझ बातों को समझा जाए। मैं क्या बोला आप इस बातों को समझिए कि द वर्ड फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड। इसको जो लिया गया है फंक्शंस जो है, ये फंक्शंस को लिया गया है लैटिन वर्ड से, और इसका जिसका अर्थ जो है ऑपरेशन है। फंक्शन का अर्थ अगर कोई बेटा पूछे तो ऑपरेशन बताना है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ फंक्शन, फंक्शंस का अर्थ क्या है। अगर आप बीएससी का स्टूडेंट है, बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है, तो ऊपर भी आप रहे यहाँ, क्योंकि मैं जो बोलने वाला हूँ हिंदी, मैं आपको हिंदी ही बोलूंगा। बोर्ड पर इंग्लिश से डर मत जाना, क्योंकि अगर आपका ड्रीम लंबा है, आपका ड्रीम बड़ा है, तो इंग्लिश से प्यार करना होगा। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो फंक्शन है, फंक्शन इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड एंड मीनिंग ऑफ फंक्शन इज ऑपरेशन। फंक्शंस का अर्थ ऑपरेशन होगा। नेक्स्ट प्रश्न, व्हाट इज ऑपरेशन, ऑपरेशन क्या होता है संसार में। तो देख बेटा, अगर आपके पास दिस इज रियल नंबर, मैं मान लिया कि दिस इज रियल नंबर। जब तुम इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करोगे तो आप ऐसे करोगे x मल्टीप्लाई x, आई मीन x स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब होता है किसी चीज का जब स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब आप उसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 बार उसको गुना कर रहे हैं। वही चीज को जब मैं x का स्क्वायर करूं तो x मल्टीप्लाई x लिखेंगे, आई मीन x स्क्वायर। एक्चुअली में a square is the operation, a square is the operation, a square ऑपरेशन है रे बाबा। क्यों? ऑपरेशन का रियल मायने ये होता है कि जब जिसे मान लिया जाए कि आपके पास 2 रियल नंबर है a और a, दोनों के बीच में मैं एक साइन लगाया जिसका नाम है प्लस का साइन। यहां से रिजल्ट आपको मिलेगा 4 मिलेगा। एक्चुअली में
दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन, यही ऑपरेशन है। क्यों? क्योंकि ऑपरेशन का मतलब होता है कि जब भी दो रियल नंबर के बीच लगे तो न्यू रिजल्ट आपको आना चाहिए। मैं अगर दो रियल नंबर के बीच में लग जाऊं, इधर रियल नंबर मैं लग जाऊं बीच में, अगर नया रियल नंबर मिल गया तो आई एम ऑपरेशन, मैं ऑपरेशन। देखो ये प्लस इज ऑपरेशन, प्लस ऑपरेशन है, क्योंकि प्लस को दो और दो के बीच में लगाया गया, नया रिजल्ट मिला, तो दिस इज ऑपरेशन, दिस इज ऑपरेशन। बात यही में डालना है। तो ऑपरेशन की याद रखना कि फंक्शन का रियल मीनिंग ऑपरेशन ही होता है। यहां तक जल्दी आप स्क्रीनशॉट मारो, जल्दी स्क्रीनशॉट मारो। चलो अच्छा बेटा, एक एग्जांपल में लेता हूं, रेडीमेड एग्जांपल होगा, ये एग्जांपल में लेता हूं। देखना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दिस इज योर इक्वेशन। छोड़ना मत बेटा, वीडियो को स्किप करोगे ना हमेशा पछताते रहोगे कि मैं सीख जाता लेकिन नहीं सीख पाया। दिस इज इक्वेशन, ये आपका समीकरण है, मान लिया कि आपका समीकरण है, दिस इज योर इक्वेशन। अब क्या करना है, पुट करो, x की जगह पर आप 1 पुट करो, सबसे पहले 0 पुट करो ना, x की जगह पे आप 0 पुट करो, y कितना निकलने वाला 0, समझना। जैसे ही आप x की जगह पर 0 पुट करते हो, छोड़ना नहीं, वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि नहीं समझ में आने वाला है, वीडियो स्किप करेगा नहीं समझ में आएगा। सब्सक्राइब कर देना, पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपको रेगुलर कैलकुलस तक पहुंचा देंगे। शुरू कर रहा हूं, शुरू है मेरा, अंत भी कर दूंगा। आइएगा, x की जगह पे 0 रखा हुआ है, कितना आया 0। आगे चलो बेटा, x की जगह पे 1 रखो, y कितना आएगा 1, रखते जाओ नरी, रखते जाओ, 2 रखो, y कितना आया 4। अब मैं क्या कर रहा हूँ, निगेटिव नंबर भी रख देता हूँ, x की जगह पे मैंने -1 रखा, क्या रखा -1, क्या निकलेगा 1, पॉजिटिव निकलेगा। आता है ना, आता है ना, बिल्कुल। अब मैं क्या कर रहा हूँ, x की जगह पे मैं रख रहा हूँ -2, y कितना निकलेगा बेटा 4। क्लियर? अब जरा बताओ, सोचना है, कॉमन सेंस लगाना है, सिर्फ सोचना है कि बाबूजी जरा x के मान जो है आप रख सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। x के मान आप कुछ भी रख सकते थे, कोई भी रियल नंबर को रख सकते थे, -1 -2 2 1, ये कुछ जरूरी है। अब कोई भी रियल नंबर को यहां पे आप पुट कर सकते हैं, और y का जो मान आप देख रहे हैं, वह y का मान x पर डिपेंड कर रहा है। x चेंज होगा y चेंज होगा, x चेंज होगा y चेंज होगा, x 0 से 1 हो गया, y भी 0 से 1 हो गया, x 1 से 2 हो गया, y 1 से 4 हो गया। अगर तुम x को चेंज करोगे y चेंज होगा, आई मीन वैल्यू ऑफ y is depend at value of x। आई मीन जो y का जो मान है, y का जो मान है वह x के मान पर डिपेंड कर रहा है। कर रहा है नहीं कर रहा? आप ऐसे ही बोल सकते, वैल्यू ऑफ y इज डिपेंडिंग एट वैल्यू ऑफ x। कर रहा है, y x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए मैं यहां पर से सुंदर बात बोलूंगा, यानी यहां बोल देता हूं, क्योंकि y का वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए y इज द फंक्शन ऑफ x। y इज द फंक्शन ऑफ x। चूंकि y का जो वैल्यू है x के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, y इस पे डिपेंड है, y इज द फंक्शन ऑफ x। y x का फलन हो गया। एक बात मैं बोलूं, एक बात बोलूं, बोलना यार, बोल रहा हूं। फंक्शन जो है उस फंक्शंस को आप ऑपरेशन कहें, बोला। आप एक बताओ, फंक्शन को आप हिंदी में गुलाम कहो, गुलाम। क्या कहो? गुलाम। वाई एक्स का गुलाम है, वाई एक्स का गुलाम है। क्यों? क्योंकि एक्स तो अपने से चेंज हो रहा है और वाई को ये चेंज कर दे रहा है, क्योंकि ये चेंज हो रहा है तो वाई को भी चेंज होना पड़ रहा है। तो वाई जो है एक्स का गुलाम है, वाई एक्स का क्या है? गुलाम है। गुलाम बोलो चाहे फलन बोलो, वाई एक्स का क्या है? फलन है।
बस समझ में आ रही है? बस यही देखना है। ये एग्जाम्पल से यही पता चला कि बेटा कौन किसका फलन है। 1947 की बात सुने, 1947 1947 के पहले भी भारत अंग्रेजों का गुलाम था। भारत अंग्रेजों का गुलाम था। आई मीन इंडिया इज अ फंक्शन ऑफ ब्रिटेन। इंडिया इज अ फंक्शन ऑफ ब्रिटेन बिफोर 1947। क्लियर? हाँ, याद रखना। जिसको बेटा स्क्रीनशॉट मार लो, मारो जल्दी स्क्रीनशॉट। चलो बेटा, अब तो डिपेंड हुआ, अब तो पता चला ससुरा डिपेंड कहा रहा, क्यों जाते हैं? क्योंकि फंक्शन पढ़ा रहा हूं। लेकिन अब बात याद रखना, अब इसके बाद आपको छोटी छोटी बातों की जानकारी देनी होगी। एक है कांस्टेंट और एक है वेरिएबल। इसकी जानकारी आपको चाहिए। कांस्टेंट और वेरिएबल की जानकारी आपको लेनी होगी। जब कांस्टेंट की जानकारी होगी, वेरिएबल की जानकारी होगी, आगे समझ में आएगा बेटा। सोचेगा ना कि एकदम डायरेक्ट कैलकुलस क्यों नहीं मिला रे? अरे डायरेक्ट कैलकुलस देकर के मैं भी क्या लोंदा बनूं? मैं रोड़ा हूं तेरे जैसा क्या? डायरेक्ट कैलकुलस पढ़ा दूं? बोका लेकर पढ़ावेगा, बोका मास्टर पढ़ावेगा डायरेक्ट कैलकुलस? झूठ करे क्या? आप फॉल्स में भर्ती में डायरेक्ट आपको पेश दिया जाएगा, सीमा पे जाओ बेटा, पाकिस्तान से लड़ दो, तो क्या तुरंत हो जाएगा? मेरे पता लिखे लोग तुरंत हो जाएगा। क्या कोई मारा क्या जाओगे? बिना ट्रेनिंग के आपको जा रहा है, बिना ट्रेनिंग के आपको भेज दे रहा है, शहीद होते मिनटों न लगेगा। इसलिए अगर बिना ट्रेनिंग के अगर हम कैलकुलस मिनट्री मारते, एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा आपको से, एक क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। समझ रहे बात? आइए, तो ये ट्रेनिंग हो रहा है बेटा, आपको मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। कांस्टेंट क्या होता है? सबसे पहले कांस्टेंट का डिफिनेशन देख लिया जाए। डिफिनेशन ऑफ कांस्टेंट, देखो जो बिहार बोर्ड का लवंडा है वो भी समझेगा। डिफिनेशन ऑफ कांस्टेंट ध्यान देना। कांस्टेंट इज अ सिंबल, कांस्टेंट इज अ सिंबल which denotes a particular number, particular number। याद रखना बेटा, याद रखना, याद रखना। कांस्टेंट इज अ सिंबल, कांस्टेंट एक संकेत है which denotes a particular number। जानते हैं एक बड़ी बात है, बड़ी बात एकदम बोल रहा हूं। बचपन में जब हम लोग चाइल्डहुड में थे, बचपन में थे, तो हम लोग को आधा बात गलत पढ़ाया गया है, आधा बात गलत पढ़ाया गया है। एबीसीडी का अक्षर को चर राशि कहते हैं, एबीसीडी का अक्षर को चर राशि कहते हैं, गिनती की संख्या को अक्षर राशि कहते हैं। क्या है? गिनती की संख्या को अक्षर राशि कहते हैं। कहा इस अधिकतर गलत कॉन्सेप्ट दिया गया, हम लोग को रियल में कॉन्सेप्ट मिला ही नहीं है। मैं देता हूं आपको रियल कॉन्सेप्ट। कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच डिनोट्स अ पार्टिकुलर नंबर। याद रखना, कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय दिस। अरे यार, कांस्टेंट को हम लोग डिनोट करते हैं ए बी सी के एम के द्वारा। जो विद्यार्थी को माइंड में ये बात डाला गया कि एबीसीडी के अक्षर को चर राशि कहते हैं, वेरिएबल, कौन अक्षर है? इंग्लैंड में पढ़ के आने है अच्छा है, वहां मंगल ग्रह पर से एबीसीडी के अक्षर है कि नहीं है? तो याद रखिएगा, ये डिनोटेड बाय एबीसी के एम। कांस्टेंट को हम लोग एबीसी के एम के भी द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन यह किसी पार्टिकुलर नंबर को डिनोट्स करेगा। पार्टिकुलर नंबर कहने का मतलब समझिएगा, आपके पास एक सेट अवेलेबल है, ए सेट अवेलेबल 1 2 3 4 5 6, इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं इसको नाम देता हूं ए। तो ए जो है, ए को मैं कांस्टेंट बोलूंगा। ए कांस्टेंट है because A is denotes of 5। ये 5 को डिनोट करता है, इसे 5 को डिनोट कर रहा है, इसलिए मैं A को क्या बोल रहा हूं? कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट जो होती किसी पार्टिकुलर नंबर को रिप्रेजेंट करती, किसी पार्टिकुलर नंबर को डिनोट्स करती है,
याद रखना, कांस्टेंट इज अ सिंबल व्हिच डिनोट्स अ पर्टिकुलर नंबर. कांस्टेंट इज यूजुअली डिनोटेड बाय ABCDF. ये किसी पर्टिकुलर नंबर को डिनोट करेगा. बट वेरिएबल क्या होती है इसके बारे में आपको बताता हूं. सबसे पहले बेटा हमारा स्क्रीनशॉट. चलो देखो वेरिएबल क्या होता है समझ लो. वेरिएबल is a symbol. Variable is a symbol which takes, समझना बेटा, a number of value in a given set. जिससे आपके पास देखना बात को समझना. वेरिएबल इज यूजुअली denoted by X, Y, Z, U, V, W. Variable is a symbol which takes a number of value in given set. ये क्या है? जैसे आपके पास एक सेट रहेगा गिवन ए, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 डॉट डॉट. इसमें बहुत सारे नेचुरल नंबर का एक सेट है बेटा. नेचुरल नंबर इसमें क्लियर है. अब मैंने क्या किया समझ लो. जिससे मैं आपके पास एक इक्वेशन दे दिया y = x². x बिलोंग्स नेचुरल नंबर. x बिलोंग्स नेचुरल नंबर. अब जरा सा सोचो कि x की जगह पे आप कोई भी नेचुरल नंबर ले सकते हैं. 1 को भी ले सकते हैं क्योंकि x किसका मेंबर है. बोलो x किसका मेंबर है. नेचुरल नंबर का. तो x की जगह पे आप 1 को भी रख सकते हैं. 1 को भी रख सकते हैं x की जगह पे. जब 1 रखोगे समझना, जब x की जगह 1 रखोगे तो y आपका 1 निकल जाएगा. आप चाहें तो x की जगह पे आप देखना बेटा, x की जगह पे आप चाहें तो 2 भी रख सकते हैं तो y आपका 4 निकलेगा. तो बाबू जरा सोचो कि x जो है दिए गए सेट में से किसी भी वैल्यू को ले रहा है. वेरिएबल इज अ सिंबल व्हिच टेक अ नंबर ऑफ वैल्यू. किसी भी वैल्यू को ले ले, कि दिए गए सेट में से किसी वैल्यू को भी ले सकता है. x इनमें से किसी वैल्यू को ले रहा है, सो x इज वेरिएबल. x क्या है? वेरिएबल है. x क्या है? वेरिएबल. क्योंकि x जो है इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, इसे डिनोट नहीं कर रहा है. x दिए गए सेट में से किसी भी वैल्यू को टेक कर ले रहा है, किसी वैल्यू को ले रहा है, सो x इज अ वेरिएबल. तो सर y भी तो वेरिएबल है क्योंकि y भी किसी भी मान को ले रहा है. देखो 1 को लिया, 4 को लिया, आगे और किसी को ले सकता है, तो y भी वेरिएबल है. देखो यहां पर मैं आपको बता दूं, जनरली बात आपको बता दूं, x एंड y इज वेरिएबल, आर वेरिएबल है. यहां पे दोनों जो है वेरिएबल है बट डिफरेंट है. बट देखो डिफरेंट क्या है. x के जगह पे आप मन चाह आर्बिट्रेरी वैल्यू को ले सकते हैं, मन चाह स्वेच्छापूर्वक किसी भी वैल्यू को ले सकते हैं. लेकिन क्या y जो इस पे डिपेंड कर रहा है ना, y इज द डिपेंडेंट x. y का जो वैल्यू x पे डिपेंड कर रहा है y वेरिएबल, लेकिन y x पे डिपेंड कर रहा है. ये हुआ स्वतंत्र चर और ये हुआ परतंत्र चर. ये स्वतंत्र है, ये किसी भी मान को ले रहा है, लेकिन ये कह रहा है बेटा तुम कैसे ले लोगे, तुमको मैं दूंगा. इसलिए वेरिएबल भी दो टाइप्स तो होती है. एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल यहां पर कौन है बेटा, बोलो y. ये है डिपेंडेंट, इस पे डिपेंड कर रहा है. और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और यहां पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, बोलो x. तो ये हुआ वेरिएबल का कॉन्सेप्ट, ये हुआ आपका कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट. अब इससे मारा स्क्रीनशॉट. सर बेटा ध्यान देना. अब आप यहां से देखो, इसके पहले लोग सोचते होंगे अरे यार फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन का डिफिनेशन तुरंत दे देगा यार, कैसे मिल जाएगा फंक्शन का डिफिनेशन यार. उससे ही पहले कुछ बात है, उसको सीखना जरूरी है. अब हम लोग फंक्शन का डिफिनेशन देख लेंगे. लेट a एंड b बी टू नॉन एम्प्टी सेट. समझना बेटा, टू नॉन एम्प्टी सेट. Then f is a rule. F is a rule which
एसोसिएट्स, समझना बेटा, एसोसिएट्स इस एलिमेंट्स ऑफ सेट ए समझ रहे हैं, दिस एलिमेंट्स एसोसिएट इच एलिमेंट्स ऑफ सेट ए with a unique elements of set B. set B समझना बेटा क्या डिफरेंस है। लेट A and B be two non-empty set, यदि A और B दो non-empty set हो, सेट तो F क्या होता है, फंक्शन की मैं बात करूं तो फंक्शन एक रूल है, F is a rule, ये रूल है बेटा which associate each elements of set A के एलिमेंट्स को सेट B के एलिमेंट्स के साथ यूनिक तरीका से जोड़ने का काम करता है। ये रूल है और ये रूल करेगा क्या कि एक सेट के एलिमेंट्स को दूसरे सेट के एलिमेंट्स के साथ यूनिक तरीका से जोड़ता है। याद रखिएगा, यूनिक तरीका से जोड़ता है इज कॉल्ड मैप और मैपिंग और फंक्शन फ्रॉम A to B। सो क्या लिख दिया, दिस इज डिफिनेशंस ऑफ फंक्शन। अभी तो मैं आपको डिफिनेशंस दे रहा हूं फंक्शंस का। फंक्शंस का मैं डिफिनेशन दिया हूं, जैसे देखो ये आपका मान लीजिए कि सेट ही है, समझिए ये आपका सेट ही है और ये आपके पास सेट भी है। समझना, सेट ए में कुछ एलिमेंट्स होंगे और सेट बी का भी कुछ एलिमेंट्स होंगे। बेटा नॉन-एम्प्टी होना चाहिए, देखो नॉन-एम्प्टी की बात कर रहा है तो ये नॉन-एम्प्टी का मतलब अरिक्त का मतलब कुछ एलिमेंट्स होना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए। तो बेटा ये नॉन-एम्प्टी दोनों है। मान लीजिए नॉन-एम्प्टी इसमें कुछ एलिमेंट्स आएंगे, मान लेते हैं एलिमेंट्स कुछ ले लेते हैं ए बी सी डी ले लिए, ई एफ जी कुछ एलिमेंट्स ले लिया। अब ये जो फंक्शन है वो फंक्शन एक रूल है। फंक्शन क्या है, रूल। और वह रूल करता क्या है कि सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ कंबाइन करने का काम करता है, एसोसिएट करने का काम करता है, यूनिक तरीका से जोड़ने का काम करता है। अब आपके प्रश्न आ रहा हो कि सर यूनिक का मतलब क्या है, मीन्स ऑफ यूनिक बताइए। मीन्स ऑफ यूनिक का क्या अर्थ है, सबसे पहले समझेंगे। तो नंबर 1, सेट ए एंड सेट बी शुड बी, समझना बेटा, शुड बी नॉन-एम्प्टी। याद रखिए, पहला बात करिए, पहला बात आप याद रखिएगा बेटा, पहला बात ए एंड बी शुड बी नॉन-एम्प्टी, याद रखिए। सेकेंड बात इज एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव इमेज इन सेट बी। थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, थर्ड पॉइंट मैं यहाँ लिख देता हूँ या ऊपर लिख देता हूँ। थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख देता हूँ बेटा, नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड हैव मोर देन वन इमेज इन सेट बी। समझना क्या बातें मैंने लिखा। सबसे पहले तो डिफिनेशन पर विचार करें। लेट ए एंड बी टू नॉन-एम्प्टी सेट, आपके पास दो नॉन-एम्प्टी सेट होना चाहिए। देख एफ इज अ रूल, एफ फंक्शन एक रूल है विच एसोसिएट ईच एलिमेंट्स ऑफ ए, जो सेट ए के एलिमेंट्स को सेट बी के एलिमेंट्स के साथ बेटा एसोसिएट करता है, कंबाइन करता है यूनिक तरीका से, तो उसको मैप कहते हैं, मैपिंग कहते हैं, फंक्शन कहते हैं ए से बी में। बस सिंपल। ये क्या है समझना, मीन्स यूनिक का अर्थ क्या है, ए एंड बी शुड बी नॉन-एम्प्टी। यूनिक का अर्थ तीन यूनिक है, थ्री मीनिंग ऑफ यूनिक। यूनिक का तीन अर्थ है। नंबर 1, ए एंड बी शुड बी नॉन-एम्प्टी, ए और बी नॉन-एम्प्टी होना चाहिए बिल्कुल। अगला, ईच एलिमेंट्स ऑफ ए शुड बी हैव इमेज इन बी, आई मीन ईच एलिमेंट्स ऑफ ए माने ए का प्रत्येक एलिमेंट्स का बी में इमेज होना चाहिए। इमेज का मतलब प्रतिबिंब होता है और इमेज क्या है मैं बताता हूं आपको। यहाँ पे नो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए शुड बी मोर देन वन इमेज इन बी, मतलब सेट ए का कोई एक एलिमेंट्स ऐसा ना हो जाए जिसका सेट बी में दो इमेज हो जाए।
सेट ए में जितना भी एलिमेंट्स होगा उसका एक ही इमेज होना चाहिए सेट बी में। अगर एक एलिमेंट्स का दो इमेज हो जाता है तो यह रूल रॉन्ग हो जाएगा, इसको यूनिक नहीं कहा जाएगा, और जब यूनिक नहीं होगा तो फंक्शन नहीं होगा। एक्चुअली में आप समझिए कि व्हाट इज इमेज, इमेज क्या होती है समझिएगा। इमेज क्या होती है यहाँ पर रखिएगा, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखा, y इक्वल टू क्या लिखा एक्स स्क्वायर। समझना, अगर मैं बेटा x की जगह पे 1 रख रहा हूँ y 1 मिल रहा है, अगर मैं बेटा x की जगह पे 2 रख रहा हूँ y क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है नहीं मिल रहा। तो देखो समझना, याद रखना, जैसे जिसको तुम पुट कर रहे हो, आप 1 को पुट किया तो क्या मिला 1, 2 को पुट किया क्या मिला, सॉरी 4 मिलेगा यहाँ पे। तो याद रखना एक्चुअली में 4 इमेज है, 4 इमेज है, यही इमेज है, ये प्रतिबिंब है किसका 2 का, किसका 2 का। याद रखना, दिस इज इमेज ऑफ 4, सॉरी दिस इज इमेज ऑफ 2, दिस इज इमेज ऑफ 2 एंड दिस इज इमेज ऑफ 1, दिस इज इमेज ऑफ 1। तो इमेज को निकालना है तो आप पुट करो, पुट करोगे आउटपुट होगा, पुट मैंने 1 किया आउटपुट 1 हुआ, पुट 2 किया आउट क्या हुआ 4, तो 4 इज द इमेज, 4 इमेज है किसका 2 का। इसी प्रकार 1 इमेज है किसका 1 का। तो सर समझना की बात है, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखना कि चूंकि 4 इज द इमेज ऑफ 2। जैसे अगर मान लीजिए चाहे कि मैं आपका अगर गुरु हूं, मैं आपका अगर टीचर हूं, तो यू आर माई स्टूडेंट। इफ आई एम योर टीचर देन यू आर माई स्टूडेंट। सिमिलरली यहाँ पे समझो कि यदि 4 इमेज है 2 का, तो 2 इसका क्या हुआ, तो याद रखना 2 इज द इनवर्स इमेज ऑफ 4। ये 4 का पूर्व प्रतिबिंब, ये इनवर्स इमेज को आप प्री इमेज भी कह सकते हैं। याद रखना, इनवर्स इमेज को आप प्री इमेज भी कह सकते हैं। मैं अगर बोलूं हु इज द प्री इमेज ऑफ 1, 1 का प्री इमेज कौन है तो 1 होगा, हु इज द प्री इमेज ऑफ 4 तो 2 होगा। प्री इमेज और इमेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया। तो आज के वीडियो यहीं पे रहेगा बेटा, अच्छा लगा सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में फंक्शंस को यहाँ से आगे बढ़ाऊंगा, वहां पे आपको फंक्शन का प्रकार बताया जाएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड ग्राफ ऑफ डिफरेंट फंक्शंस। याद रखना, तो बाबू स्क्रीनशॉट कर लो इसको, आज की सेवा हम लोग